जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा चैप्टर है कोशिका। तो आज हम कोशिका को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोशिका क्या होता है, फिर उसके पार्ट को पढ़ेंगे। कोशिका, इसको इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं और इसका जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो होता है साइटो। इसको बायोलॉजी में, कोशिका को बायोलॉजी में हम लोग साइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटो। यानी कि अगर साइटो का अध्ययन यानी कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाएगा। सबसे पहले इसको समझिए, ये जो कोशिका का बायोलॉजी में हम इसको साइटो बोलते हैं और साइटो का अगर अध्ययन करेंगे तो वो हो जाएगा साइटोलॉजी। यानी कि ये होगा साइटोलॉजी। यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले टर्म को समझते हैं। अब इस बात को समझते हैं कि कोशिका क्या होता है। ठीक है, तो कोशिका जो है कहता है कि जीव शरीर की सबसे छोटी, जीव शरीर जो हमारा शरीर है, जिस तरह से हमारा शरीर काम करता है, जस्ट लाइक कोशिका भी उसी तरह से, जिस तरह से हम भोजन बनाते हैं, सांस लेते हैं, हर काम करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, उसी तरह से कोशिका में भी हर काम संपन्न होती है। तो कोशिका का एक छोटा सा परिभाषा है कि जीव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। एक छोटा सा कोशिका का हम लोग परिभाषा दे देते हैं। तो कोशिका का जीव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये संरचनात्मक क्या होता है। संरचनात्मक मतलब हुआ कि उसका संरचना किस तरह से बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और क्रियात्मक इकाई का मतलब हुआ वह क्रिया किस प्रकार करता है, वह वर्क कैसे करता है। ठीक है, जस्ट लाइक जिस प्रकार हमारा शरीर काम करता है, उसी प्रकार हमारा कोशिका भी अपना काम करता है। जिस तरह से हमारे पास माइंड होता है हर चीज को सोचने समझने के लिए, उसी प्रकार कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो हर एक अंग पर नियंत्रण रखता है। जिस तरह से माइंड पूरे अंग पर नियंत्रण किया हुआ है, उसी तरह से कोशिका में भी एक न्यूक्लियस है, वह हर चीज पर अपना नियंत्रण रखता है। तो चलिए कुछ और पॉइंट को समझते हैं। तो अगर दुनिया की बात किया जाए, कहा जाता है कि दुनिया में, पूरे ऑल ओवर दुनिया में अगर बात किया जाए तो दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका जो है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा। पूरी दुनिया में शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है, पूरे ऑल ओवर में बात किया जाए। उसके बाद अगर यहाँ से सबसे छोटी कोशिका का बात किया जाए
तो वो होती है माइकोप्लाज्मा की कोशिका। माइकोप्लाज्मा की कोशिका, ठीक है। अगर पूरी दुनिया में बात किया जाए तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक उसी प्रकार सबसे छोटी कोशिका का बात किया जाए तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। चलिए, जब इसको समझ गए तो कुछ और पॉइंट को समझते हैं। देखिए, अगर अपना बॉडी में मतलब जीव शरीर का बात किया जाए, यानी कि मानव में बात किया जाए, देखिए मानव में इस मानव में देखिए, अगर सबसे बड़ी कोशिका का बात किया जाए, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका का बात किया जाए तो वो क्या होगा। देखिए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा और मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होगा और मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होगा। देखिए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो होता है स्पर्म सॉरी ओवम की कोशिका, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की कोशिका होती है, और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन न्यूरॉन की कोशिका होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका ओवम, यानी कि हमारा जो मादा जनन तंत्र है उसमें ओवम होता है, ओवम, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। इस ओवम को जो है इसको हिंदी में हम लोग अंडाणु बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है, इतना तक समझ गए आप लोग। चलिए और कुछ पॉइंट को समझते हैं। ये जो कोशिका है, ये जो कोशिका है, इसका खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगर इसका खोज की बात किया जाए, इसका खोज जो है, इसका खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसको याद रखने के लिए, ये रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, इसने कोशिका को जब हुक से याद रखने का एक छोटा सा मतलब ट्रिक समझ लीजिए। कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, हुक से जब कोशिका को खोजा तो मरी हुई कोशिका मिला इसको। कैसा कोशिका मिला? मरी हुई कोशिका मिला। अब बात इस बात की आती है, चाहे आप मरी हुई कोशिका खोजिए या आप जीवित कोशिका खोजिए, आखिर खोज तो वही किया है। जब खोज वही किया है तो जब खोज वही किया है तो कोशिका का जनक किसको बोला जाएगा? जब ये इन्होंने कोशिका को सबसे पहले खोजा तो इसी को कहा जाएगा कोशिका का जनक, या आप इसको खोजकर्ता बोल सकते हैं। तो कोशिका का खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। ठीक है, कोशिका का खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक। चलिए, और जीवित कोशिका को किसने खोजा था? और जीवित कोशिका का खोज जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? वो क्या था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। एंटोनी एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने
जीवित कोशिका का खोज किया था। ठीक है, इतना तक समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? चलो अब देखिए कुछ और टर्म को समझते हैं। सबसे तेजी कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? तो देखिए सबसे तेजी कोशिका का विभाजन यहाँ से लिखते हैं। सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। देखिएगा जब कभी आप देखिएगा किसी को पेट वगैरह में चाकू मार देता है तो वह तुरंत नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन वहाँ होता है। जैसे ही आप वहाँ पर आप चाकू या वगैरह या कुछ मारते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तुरंत वहाँ पर कोशिका का विभाजन हो जाता है। कोशिका का विभाजन का मतलब आप लोग ये नहीं समझिएगा कि कोशिका का टूटना हुआ। कोशिका विभाजन का मतलब ये होता है कि एक कोशिका टूटकर दो नए कोशिका का निर्माण करेगा। एक कोशिका टूटेगा, दो नए कोशिका का निर्माण करेगा। तो कोशिका विभाजन का मतलब हुआ क्या कि नई कोशिका का निर्माण कर। ठीक है, इतना तक समझ गए? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कोशिका के अंग को समझते हैं। ठीक है, देखिए जिस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। देखिए कोशिका जो है कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है। कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है और उत्तक से मिलकर अंग बनता है और अंग से मिलकर जीव बनता है। देखिए जिस तरह से एक मकान बनाने के लिए, जिस तरह से मान लीजिए कि हमारा जीव शरीर एक मकान की तरह, ठीक है, हमारा जीव शरीर एक मकान की तरह है और उस मकान में ईंट सबसे छोटा, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट जो हो ईंट है। ठीक है, तो हम लोग कोशिका को ईंट मान लेते हैं। ईंट ईंट को अगर जोड़ दिए तो दीवार बन जाएगा। दीवार बन गया, या इसको दीवार बोल सकते हैं, दीवार। और दीवार को अगर मिला दिए तो एक कमरा बन गया और ढेर सारा कमरा को मिला दिए तो एक घर बन गया। ठीक है, उसी तरह से कोशिका के समूह को उत्तक, उत्तक के समूह को अंग और अंग के समूह को जीव शरीर कहते हैं। यहाँ देखिए एक चीज, जिस तरह से ईंट को मिलाकर हम लोग दीवार खड़ा करते हैं, फिर उस दीवार को मिला करके एक कमरा बना लेते हैं और जब कई कमरा को मिला देते हैं तो एक हमारा घर बन जाता है। उसी तरह से ये जीव शरीर का सबसे छोटा पार्ट कौन है भाई? कोशिका है। जिस तरह से एक घर का सबसे छोटा पार्ट, छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वह है ईंट। ठीक, इसी तरह से हम लोग कोशिका के कुछ प्रकार को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जीव के आधार पर कोशिका का प्रकार, जीव के आधार पर कोशिका के प्रकार को हम लोग समझते हैं। देखिए जीव के आधार पर कोशिका दो प्रकार का होता है। एक होता है पादप कोशिका, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट सेल। देखिए ये जो पादप कोशिका है, देखिए नाम सुनने में लग रहा है पादप कोशिका,
इसको अगर ठेठी भाषा में समझेंगे तो पेड़ बोल सकते हैं, इसको पादप को हम लोग पेड़ बोल सकते हैं। उससे भी अगर ठेठी में चल गए तो गाछ, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, गाछ बोल सकते हैं। तो यानी कि इसका अगर हम लोग एक छोटा सा अगर परिभाषा देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। क्या होगा, इस तरह से हम लोग कोशिका का परिभाषा दिए कि जीव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। उसी तरह से इसका देंगे पौधा, गाछ मतलब एक तरह से पौधे ना हुआ, पौधा की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे, पादप कोशिका। लिखिए, पौधा की, ठीक है। दूसरा होता है जंतु कोशिका। इसको हम लोग एनिमल सेल बोलते हैं। देखिए जंतु कोशिका क्या होता है, अगर इसी तरह से हम जिस तरह से पादप कोशिका का एक छोटा सा डिफिनेशन दिए, ऐसे हम लोग डिफिनेशन पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पौधा की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को पादप कोशिका बोलते हैं। उसी तरह से जंतु की, ठीक है, अगर इतना हम लोग समझ गए, इसके बारे में फुल डिटेल से हम फिर आगे चर्चा करने वाले हैं। अगर इस वीडियो में नहीं हो पाएगा तो हम फिर इसके अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम फिर इसका बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तब तक आप इतना समझिए, ठीक है। उसके बाद जो है, जब आप मोटा तौर पर अगर आप समझ गए पादप कोशिका और जंतु कोशिका को, तो अब हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कोशिका का प्रकार, इस उत्पत्ति के आधार पर हम लोग कोशिका के प्रकार को समझते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर कोशिका दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक प्रोके देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, ये जो प्रोकैरियोटिक है, प्रो ये देखिए, प्रोकैरियोटिक जो है, ये दो शब्द प्रो तथा कैरियन, ये ग्रीक के दो शब्द हैं। ग्रीक के दो शब्द प्रोकैरियोटिक जो है, प्रो और कैरियन, ग्रीक के दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन, प्रो और कैरियन। इसमें इस प्रो का अर्थ होता है अल्प विकसित, ठीक है, और इस कैरियन का अर्थ होता है, इस कैरियन का अर्थ होता है केंद्रक। देखिए, अपने आप परिभाषा यहाँ से निकल, अपने आप यहाँ से परिभाषा निकल रहा है कि ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक अल्प विकसित हो, वैसी कोशिका जिसका केंद्रक क्या हो, अल्प विकसित हो, उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसका परिभाषा देते हैं, देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। आप देखिए, दूसरा नंबर में हम लोग समझते हैं
यूकैरियोटिक कोशिका को। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू, देखिए देखिए यूकैरियोटिक जो है ये भी ग्रीक भाषा के दो शब्द, ग्रीक भाषा के दो शब्द यू तथा कैरियन, कैरियन से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द यू और कैरियन से मिलकर बना है। इसमें इस यू का जो अर्थ होता है, इस यू का जो अर्थ होता है वो होता है विकसित, डेवलप्ड, विकसित, और इस कैरियन का अर्थ होता है केंद्रक, यानी कि ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक अल्प विकसित हो उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे, और ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक विकसित हो उसको यूकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। जिस तरह से हम आपको बोले कि जीव के आधार पर कोशिका का दो प्रकार होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, और उत्पत्ति के आधार पर भी कोशिका का दो प्रकार होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। इन चारों प्रकार पर हम एकदम फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर अभी इनके अंग के बारे में, इसमें क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता, उस पर अगर चर्चा करेंगे तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। तो हम पहले इसके अंग को पढ़ लेते हैं, फिर हम दोनों पर बारीकी से फुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस चारों पार्ट पर हम, ठीक है। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो चलिए अब और समझते हैं। देखिए कोशिका के अंग पर चर्चा करते हैं हम लोग, अब इसके संपूर्ण पार्ट्स पर चर्चा करते हैं, बारी बारी से सब पर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहला बात, एक नंबर में हम लोग कोशिका झिल्ली का चर्चा करते हैं। कोशिका झिल्ली, या इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लिख देते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, देखिए ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ये कोशिका झिल्ली जो है, देखिए इसका, जैसे ये मान लीजिए कोशिका झिल्ली, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोशिका का जितना भी अंग है, कोशिका का जितना भी अंग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, मतलब इस तरह से तारका और अंतःपर्दवी जालिका, केंद्रक, जो भी होता है वो सब इसके अंदर होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, आलू खरीदने जाते हैं, आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्चा, जो भी खरीदने जाते हैं, नमक खरीदने जाते हैं, सबको लेके एक पॉलीथीन में दे देते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम सभी सामान को रखते हैं उसी को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, यानी कि कोशिका का जितना भी अंग है उनको हम जिसमें रखते हैं वही को, उसी को हम लोग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है उसको समझते हैं। और ये जो कोशिका झिल्ली है वह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। अगर तभी हम आपको ये चीज़ समझाते कि यह पादप में पाया जाता है या जंतु में भी पाया जाता है तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आता है, लेकिन अभी यहाँ से आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। देखिए एक कोशिका झिल्ली जो है ये जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका ये दोनों में पाया जाता है। कौन? ये जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है।
ये करता है क्या, यह कोशिका को बाहरी आघात से बचाता है, निश्चित रूप आकार प्रदान करता है। ये देखिए, ये जो है बाहरी आघात से इसको बचाता है, बाहरी आघात से बचाता है, ठीक है। और कोशिका को निश्चित रूप और आकार प्रदान करता है, ठीक है। और ये जो है, ये जो कोशिका झिल्ली है यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। कौन भाई? कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। अच्छा, एक चीज और समझिए, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ सामान लिए, जैसे मान लीजिए 5 रुपया का आलू लिए, 10 रुपया का टमाटर लिए, 10 रुपया का धनिया मिर्चा लिए और 10 रुपया का नमक लिए। इस तरह से ढेर सारा सामान ले लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और पन्नी में दे देते हैं, ठीक है, नहीं देते हैं, एक और पन्नी में दे देते हैं। देखिए, जैसे हम लोग जंतु कोशिका है, हम लोग क्या करते हैं, अपना शरीर शर्ट से ढक लेते हैं, जानवर लोग छाल से ढक लेते हैं। उसी तरह से अपना जानवर लोग को जो चमड़ा होता है उससे ढक लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधा क्या करता है, अपना बचाव के लिए, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा जो है उसमें फल लगते हैं, तब छोटा छोटा लकवा सब क्या करता है, उसको ईटा मारता है, ठीक है। तो ईटा मारता है, तब भगवान ने भी बड़ा सोच के इसको क्या किया, उसने भगवान ने कहा कि चलो तुमको एगो और आवरण दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या किया, डबल उसमें झिल्ली लगा दिया, ठीक है। तो डबल झिल्ली को क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति बोलेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग चलिए कोशिका भित्ति को समझते हैं। दूसरा नंबर में हम लोग कोशिका भित्ति को समझते हैं। सेल वॉल, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, इसके बाहरी तरफ से एक और इसमें झिल्ली लगा दिए, तो ये क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति बोलेंगे, ठीक है। तो ये कोशिका भित्ति क्या करता है, कोशिका को एक निश्चित रूप आकार प्रदान करता है। सेम उसी तरह से इसको बाहरी आघात से भी बचाता है। क्या करता है, बाहरी आघात से भी बचाता है और इसको निश्चित रूप आकार प्रदान करता है। और इसकी जो झिल्ली होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति जो है केवल पेड़ पौधा में पाया जाता है, यानी कि किस कोशिका में पाया जाएगा, केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये ओनली जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी झिल्ली जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका को बाहरी आघात से बचाता है। यह निश्चित रूप आकार प्रदान करता है, निश्चित रूप एवं आकार प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों जगह पाया जाता है। इसका भी काम है बाहरी आघात से बचाना, यानी कि सही बात है। हम लोग जैसे मान लीजिए जैसे गाय भैंस का बात करते हैं, उसके ऊपर एक मोटा सा चमड़ा है, वो उसको क्या करता है, उसको क्या करता है, बाहरी आघात से बचाता है। अगर कोई उसको मारेगा तो उससे उसको बचाव होगा। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में ये मोटा चमड़ी है, अगर इस पर मारते हैं हम लोग
तो ये हमको इससे क्या करता है, हमको बचाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमको बचाता है। अगर जोर से इस पर प्रहार कर दिया जाए तब कहीं ना कहीं हमारे अंदर के चीज को हानि होगी, लेकिन फिलहाल ये हमारा सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली जो है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों जगह पाया जाता है। ठीक है, और कोशिका भित्ति जो है यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, और इसकी भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, और इसका झिल्ली जो है, और ये कोशिका झिल्ली के जो अ, आवरण है वो किसका बना होता है, प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, इसकी झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं। चलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका का एक अंग है जो कोशिका कोशिका झिल्ली के अंदर रहता है। देखिए, जैसे ये कोशिका झिल्ली हो गया और इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। देखिए, थोड़ा सा इसके आकार पर चर्चा करते हैं। इसका फिगर जो हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं, देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये है बाहरी, ये है बाहरी भाग। इसको हम लोग बाहरी झिल्ली बोल सकते हैं। बाहरी झिल्ली है, और इसको अंदर को वाले को इसको आंतरिक झिल्ली बोलते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, आंतरिक झिल्ली के अंदर जो ये वाला भाग है, ये जो प्रवर्ध है, ये वाला भाग, ये कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, यानी कि दीवार का काम करता है। कौन? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। आंतरिक झिल्ली के क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आंतरिक झिल्ली के दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। देखिए इसके इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एक द्रव भरा रहता है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स या अधात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके अंदर जो ये द्रव रहता है भरा हुआ, इसको हम लोग मैट्रिक्स मैट्रिक्स या इसको या अधात्री बोलते हैं उसको। ठीक है, मैट्रिक्स या अधात्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसका काम है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है श्वसन क्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करना। तो 38 एटीपी अणु का निर्माण करता है। देखिए कैसे करता है, इसको हम लोग थोड़ा सा एक सीरियली वाइज समझते हैं। जैसे मान लिया हम लोग सांस लेते हैं, तो नाक के अंदर जो है तो थोड़ा सा बाल होता है, यहाँ पर बाल होता है। तो बाल क्या करता है, जैसे मान लीजिए हम सांस लिए, तो वो बाल क्या करता है, जो उसमें गंदगी वगैरह रहता है उस एयर में, उसको क्या करता है, वो अंदर जाने नहीं देता है। फिर उसके अंदर जब यहाँ हवा जाती है, गैस जब यहाँ जाती है, तो यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वो क्या करता है, उसमें जो भी गंदगी वगैरह बचा हुआ रहता है उसको वो अपने अंदर साट लेता है। ठीक है, फिर जब वायु अंदर चले जाता है फेफड़ा में, ठीक है, तो फेफड़ा क्या करता है, अब मान लीजिए कि हम सांस लिए तो सिर्फ ऑक्सीजन सांस लेते हैं, हमारे वातावरण में जितना सारी गैस होते हैं सब मेरे अंदर चल जाता है। तो जब गैस फेफड़ा में जाता है, यहाँ पर फेफड़ा में आता है, तो वहां पर क्या करता है, वो उसका छन्नाकरण करता है। फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन को किडनैप कर लेगा। किडनैप मतलब हुआ उस ऑक्सीजन को रख लेगा, अब बाकी बात जितना भी गैस है उसको भगा देगा, मारेगा, धाए 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 चलेगा वहां पर, उसको भगा देगा। ठीक है, छोड़ दिए हम लोग, उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो वहां पर जब हम लोग जो
दूसरा गैस होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया वगैरह वगैरह, ढेर सारा गैस होता है, उनको हम लोग छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं, यहाँ पर समझिए कि वो जो शुद्ध ऑक्सीजन वहाँ पर जो होता है फेफड़ा में, शुद्ध ऑक्सीजन जो बचता है, जिसको वो किडनैप करके रखता है, उसको क्या करता है, वो सोचता है कि अब जो ये ऑक्सीजन है इसको पूरा शरीर में कैसे भेजा जाए, क्योंकि हम लोग सांस ले करके पूरा शरीर में तो नहीं पहुंचा सकते हैं। कितनों जोर से सांस लेंगे तो पूरा नीचा पैर तरवा तक जाएगा, ऑक्सीजन हर एक शरीर के हर एक पार्ट को मिल पाएगा, नाक के माध्यम से नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए क्या करता है, वो फेफड़ा में ही वो क्या करता है, ये काम को ब्लड को सौंप देता है। ब्लड में क्या करता है, वो फेफड़ा क्या करता है, ब्लड में, पूरे ब्लड में उसको एकदम मिला देता है, पूरा बढ़िया से ऑक्सीजन को पूरा मिला देता है। तो अब सोचता है फिर कि अब मिला दिए तो अब क्या किया जाए। तो ब्लड कहता है कि अब हम भारी रह गए, तो भारी हो गई। तो भारी जब हो गया तो अब सोचता है कि हमको कोई धकेल ले। तो वो क्या करता है, फेफड़ा से कहता है तो हमको अब थोड़ा सा धकेल दो। तो फिर क्या करता है, दिल जो है उसको, दिल, ये जो हमारा दिल है उसको क्या करता है, 120 की स्पीड से धकेल देता है। क्या करता है, 120 की स्पीड से, 120 की स्पीड से उसको धकेल देता है। जब धकेल दिया, इधर माइटोकॉन्ड्रिया सब एकदम इंतजार कर रहा है। जैसे वो दिल उसको 120 की स्पीड से धकेला तो पूरा शरीर में वो जो है सो फैल गया। कौन फैल गया, ब्लड पूरा शरीर में फैल गया। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पूरे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया फैला हुआ है। कोशिका, हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, उस ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको चूस लेगा, सब माइटोकॉन्ड्रिया उसको चूसेगा। ठीक है। अब फिर यहाँ से ब्लड फिर जो है सो, फिर वहां से क्या होगा, वो ब्लड फिर रिटर्न जाएगा। तो फिर रिटर्न जाएगा कितना का स्पीड से, 80 के स्पीड से जाएगा। कितना का स्पीड से जाएगा, 80 के स्पीड से जाएगा। और इसी को हम लोग 120/80, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर इसी को बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अरे बहुत आसान है बालू जी, लेकिन यही है कि आप लोग दिल थोड़ा सा कहीं और लगा देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर आगे समझते हैं। उसके बाद जो है, ये जो ऑक्सीजन आता है, जैसे मान लीजिए इसमें ऑक्सीजन आया, तो इस ऑक्सीजन O2 के कारण ये जो ऑक्सीजन आता है, दिल जो उसको 120 के स्पीड से भेजता है, फिर इधर से 80 के स्पीड से जाता है। तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस O2 के वजह से एक चक्र चलता है। क्या चक्र चलता है, क्रेब्स, जिस चक्र का नाम है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, एक चक्र चलता है जिसको हम लोग कौन सा चक्र बोलते हैं, क्रेब्स। क्योंकि क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने ही इसका खोज किया था, इसलिए इसको हम लोग क्रेब्स चक्र बोलते हैं। ठीक है। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था, इसका खोज अल्टमैन ने किया था। देखिए, क्रेब्स चक्र के दौरान 38 अणु एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जो एक ग्लूकोज के बराबर होता है। ठीक है, जो एक ग्लूकोज के बराबर होता है। यानी कि क्रेब्स चक्र के दौरान कितना अणु एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, 38 अणु एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये जो एटीपी है, ये ग्लूकोज का एक छोटा सा पार्ट है। इस तरह से मानव शरीर का सबसे छोटा पार्ट क्या है, कोशिका है, उसी तरह से ये ग्लूकोज का एक छोटा सा पार्ट है। इस एटीपी को हम लोग एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है। अब देखिए, जब 38 अणु एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, तो इसीलिए हम लोग इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा गिरी कहते हैं, या इसको हम लोग कोशिका का
कोशिका का बिजली घर भी बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको। इसी ऊर्जा निर्माण करने के वजह से हम लोग इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और पूरी माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया फॉस्फोलिपिड का बना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला टॉपिक को समझते हैं। देखिए हम लोग गोल्जी बॉडी को समझते हैं। तो हमारा कौन सा टॉपिक आ जाएगा? गोल्जी बॉडी, चौथा टॉपिक। इसका खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था। कौन किया था? कैमिलो गोल्जी। ठीक है, इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। देखिए अब एक बात सोचिए, जैसे मान लीजिए पूरा शरीर में कोशिका, पूरे शरीर में कोशिका है, हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया है, हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है और हर जगह ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। लेकिन एक चीज बताइए, अभी यहाँ पर हमारा जीव सबसे ज्यादा काम कर रहा है। तो जीव जब सबसे ज्यादा काम कर रहा है, एक समय ऐसा आएगा, मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए, इस जीव को, जीव के पास जितना ऊर्जा स्टोरेज करके रखेगा माइटोकॉन्ड्रिया, करते 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 जीव बैठ जाएगा, आ करने लगेगा, करने लगेगा। तो इसको फिर ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मान लीजिए कि हमारा टंग इतना बड़ा है, इसके पास इतना ऊर्जा स्टोरेज होगा कि नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर है, स्टोरेज करके रखा होगा। तो हम लोग तो यहाँ से यहाँ बोलते हैं, ज़्यादा दूर तो बोलते नहीं। तो इसके पास जो ऊर्जा बचा होगा तो बचा होगा, तो उसको वहाँ से यहाँ तक लाने वाला एक होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वही ये जो गोल्जी बॉडी है, ये हमारा क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन का काम करता है। ऊर्जा का परिवहन करता है। कौन? ये हमारा गोल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग अगला समझते हैं। अगला जो आता है वो आता है वैक्यूल्स, यानी कि राजधानी। देखिए पांचवा चीज हम लोग राजधानी को समझते हैं। वैक्यूल्स, VACOUL, वैक्यूल्स। देखिए वैक्यूल्स को हम लोग समझते हैं। ये वैक्यूल्स जो है, इसका काम है जल संग्रह करना। देखिए इसका काम है जल संग्रह करना। ठीक, देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। जल संग्रह करना होता है इसका काम। तो पूरे शरीर में, हमारे शरीर में, शरीर के 65% भाग में जल पाया जाता है। 65 मतलब पूरा शरीर में 65% जल पाया जाता है। कितना परसेंट? 65% जल पाया जाता है। और ये देखिए ये जो है जंतु कोशिका में, यानी कि जंतु में और पादप में, ये देखिए जंतु में छोटा आकार का पाया जाता है वैक्यूल्स, और पादप में बड़ा आकार का पाया जाता है। देखिए आप सोच रहे होंगे पूरे शरीर में 65% जल होता है। कितना परसेंट? ये जो 65% जल है, पूरे शरीर में 65% जल है, तो ये जल है कहाँ? ये पूरे का पूरे जल 2-3 लीटर से जल में हमारे पूरे शरीर में है, और इस पूरे का पूरे जल जो है वो कहाँ पे है? पूरे का पूरे जल जो है वो कोशिका में भरा हुआ है। कहाँ भरा हुआ है? कोशिका में भरा हुआ है। और इस जंतु कोशिका में वैक्यूल छोटा पाया जाता है और पादप कोशिका में बड़ा पाया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधा जल को एकदम स्टोरेज करके रखता है। ठीक है, इसी कारण से पादप कोशिका में बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग सेंट्रोसोम को समझते हैं। चलिए हम लोग सेंट्रोसोम को समझते हैं।
सेंट्रोसोम, इसको हम लोग हिंदी में तारककाय भी बोलते हैं। देखिए सेंट्रोसोम क्या करता है, ये इसका खोज जो है बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इतना समझिए। अब देखिए सेंट्रोसोम का क्या कार्य है, कोशिका का विभाजन करना। देखिए इसका काम है कोशिका का विभाजन करना। इसका काम है कोशिका का देखिए कोशिका विभाजन का मतलब होता है, कोशिका का विभाजन का मतलब आप लोग ये नहीं समझिएगा कि कोशिका का टूटना हुआ, जबकि कोशिका विभाजन का मतलब होता है कोशिका का पुनः निर्माण करना, यानी कि एक कोशिका टूटेगा तो दो कोशिका का निर्माण करेगा। ठीक है, तो कोशिका विभाजन का मतलब होता है पुनः कोशिका का निर्माण करना। विभाजन का मतलब होता है पुनः निर्माण करना। पुनः निर्माण होता है। ठीक है, देखिए ये जो कोशिका है ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम थोड़ा सा इसको और समझते हैं। ये लीवर में पाया जाता है, सेंट्रोसोम हमारा लीवर में पाया जाता है। लीवर में पाया जाता है। ये जो ब्रेन है, ब्रेन का न्यूरॉन, ब्रेन इसमें नहीं पाया जाता है। देखिए इसको हम लोग समझते हैं लीवर में, जैसे इससे पहले भी हम बताए कि जब कोशिका का विभाजन अनकंट्रोल होने लगेगा, अनियंत्रित होने लगेगा, तो उसी से कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर होता है। यानी कि कोशिका का विभाजन जब बहुत मात्रा में होने लगेगा तो आपको कैंसर हो सकता है। आज वो जिस भाग में होगा उस भाग में कैंसर होगा। ठीक है, देखिए तो लीवर में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ये जो सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम लीवर में पाया जाता है और ये ब्रेन में नहीं पाया जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे जब ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो फिर इसमें ब्रेन ट्यूमर काहे होता है, ब्रेन में कैंसर काहे होता है? देखिए इसको समझिए। देखिए ब्रेन में जो है इसके 90% भाग में न्यूरॉन है। देखिए इस न्यूरॉन में जो है 90% भाग जो है न्यूरॉन, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन इसका जो 10% भाग है गिलियल सेल जिसको बोलते हैं, ये 10% है इसका, इसमें जो है सो सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो इसी वजह से जब इस गिलियल सेल में अनकंट्रोल कोशिका विभाजन होने लगता है तब आपको ब्रेन ट्यूमर होता है। ठीक है, इतना तक समझ गए? इतना तक समझ गए? आप एक छोटा सा स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। फिर अगला वीडियो हम इसके आगे वाले पार्ट सबको फिर से समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।